नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन की पीएम मोदी ने आधारशिला रखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। 553 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय, और इसी में 1500 सड़कों पर ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज की भी नींव रखी गई है। यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है, और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो। लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है।
आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है, तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी
आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। की आधारशिला, उनके अपग्रेडेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चले इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैंने बोला था थोड़ा टीच कर। सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़ के दोबारा। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़ के डॉक्टरों की भर्ती। जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है, एमटीएस कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक दिन
ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पे कोई नहीं बैठा था, दवाइयों की खिड़की पे कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे कोई, क्या है? और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का एक परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली का। अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं उसको, वो लेके जाते हैं। वो वहां पे एक लोकल टर्म है। वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अस्पताल तो बनाओ पहले। अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं। एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत दूसरा, उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। 20,000, जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है। आज इतना महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज करा सकता है। 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना। कह रहे हैं आयुष्मान भारत, उस पे 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको। हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल। फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए, जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।